गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी कक्षा बीए फर्स्ट ईयर के लिए है और आपका टॉपिक है लोकतंत्र। तो देखिए, लोकतंत्र बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं सभी अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती हैं। तो लोकतंत्र आज एक फैशन हो गया है और हर देश की राजनीतिक व्यवस्था स्वयं को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करना ज्यादा पसंद करती है। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है, जैसे कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो हम इसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में देखिए, जनता की जो भागीदारी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जन भागीदारी अर्थात जनता की सत्ता। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से हम शासन व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप हम देखने को मिलता है हमें, कि वहां पर जो है राजवंशीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर जो है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में वंशानुगत आधार पर जो है सत्ता दी जाती है और सत्ता का माध्यम क्या होता है, वंशानुगत आधार होता है। वहीं पर उसके बिल्कुल विपरीत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासन का आधार क्या होता है, जनता। वंशानुगत आधार पर सत्ता किसी को नहीं प्रदान की जाती और सत्ता का आधार क्या होता है, जनता होती है। जनता जो होती है शासन का महत्वपूर्ण स्रोत होती है और जनता के द्वारा ही जो है शासन सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें जनता की भागीदारी होती है और जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें शासन करती, इसलिए इसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में जब हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, तो हम देखेंगे कि उसमें लोकतंत्र के स्वरूप में एक स्वरूप आता है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। ये भी लोकतंत्र का क्या है, एक स्वरूप है। तो देखिए, लोकतंत्र जो है जनता का शासन है जिसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और इसमें शासन का जो होता है स्रोत, शासन का आधार क्या होता है, जनता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं वहां पर शासन का आधार जो होता है वंशानुगत होता है, जबकि इसके स्थान पर वंशानुगत आधार के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम शासन का आधार किसको मानते हैं, जनता को मानते हैं। जनता जो होती है अपने निर्वाचन के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है और वो है जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में हम देखते हैं कि शासन का आधार क्या है, जनता है और जनता ही क्या करती है, चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जो है वो शासन करती है। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम शासन सत्ता का आधार अर्थात राजनीतिक सत्ता का आधार किसे मानते हैं, जनता को मानते हैं और जनता ही जो होती है उसकी सत्ता में भागीदारी जो होती है, सक्रिय रूप से जनता अपनी भागीदारी राजनीतिक सत्ता में निभाती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन जो होता है जन भागीदारी पर आधारित होता है। तो हम लोकतंत्र को अर्थ और परिभाषा समझते हैं कि लोकतंत्र से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा। लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा। तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का
अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद लोकतंत्र जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र है प्रजातंत्र है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रिटिया के संयोग से मिलकर बना है। डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से मिलकर बना है। शब्दार्थ की दृष्टि से तो देखिए, डेमोस का मूल अर्थ भीड़, भीड़ तथा आधुनिक समय में जनता से है तथा क्रिटिया का अर्थ है जनता से है तथा क्रिटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता की शक्ति। शाब्दिक अर्थ है जनता की शक्ति अर्थात ऐसा शासन तंत्र जो जनता की शक्ति पर आधारित हो। तो देखिए, इस प्रकार डेमोक्रेसी का हम सामान्य अर्थ समझते हैं कि ऐसा शासन जो कि
जनशक्ति पर आधारित हो। तो देखिए, हम लोकतंत्र का जो है डेमोक्रेसी, अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस अथवा क्रेटिया। डेमोस का मूल अर्थ है भीड़ अर्थात जनता, और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन। तो देखिए, डेमोक्रेसी का हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि जनता की शक्ति पर आधारित शासन, अर्थात ऐसा शासन तंत्र जो जनशक्ति पर आधारित हो, इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी जो है जनशक्ति पर आधारित शासन है, जिसमें शासन का स्रोत क्या होता है? जनता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, अमेरिका में जो है लोकतांत्रिक क्रांति हुई 1789 में। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र का स्वरूप देखते हैं कि किस प्रकार से हमें वहां पर विकसित रूप में जो है देखने को मिलता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में जो है इन क्रांतियों के कारण वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जो है पहले से ही स्थापित हैं। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र के जो प्रकार हैं किस प्रकार हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के जो है लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के क्या प्रकार हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन जो है वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र का स्वरूप हम देखने को मिलता है हमें। और लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हम देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार, लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार निम्न है। दो प्रकार निम्न है। देखिए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो देखिए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र का ऐसा स्वरूप है जहां पर जो जनता होती है सीधे रूप में किस प्रकार से जो है प्रतिनिधियों को चुनती है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप में जनता सीधे रूप से जो है प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मत के द्वारा लोगों को चुनती है। जैसे कि हम आज भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, जहां पर जनता जो है एक आम सभा के द्वारा, जिसे लैंडसीमेंट्स भी कहते हैं, तो उसके द्वारा जनता क्या करती है? अपने मत के द्वारा, जैसे वहां पर आम सभाओं में जनता हाथ खड़ा करके जो है प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप से निर्वाचित करती है, इसे हम लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप कहते हैं, जो वर्तमान में हम स्विट्जरलैंड में हमें ये दिखाई देता है। अगला है, तो देखिए, इसमें जनता
इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे न चुनकर जो है किस प्रकार एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनती है। तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है या एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। तो देखिए, ये लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार हमने देखे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमने स्वरूप देखा कि इसमें जनता किस प्रकार जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे रूप में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है और इसमें शासन में जनता की भागीदारी जो होती है प्रत्यक्ष रूप से होती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से सीधे न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनती है, जिसे हम लोकतंत्र का जो है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि स्वरूप हम देखते हैं। तो इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो हैं दो प्रकार हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो देखिए, हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं अभी। तो देखिए, लोकतंत्र का जो दूसरा प्रकार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र हमने अभी पढ़ा, तो उसका प्रकार हम समझते हैं। उसके दो प्रमुख प्रकार हैं, अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। तो देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र। दूसरा है अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक
अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो देखिए संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में हमें प्रमुख अंतर देखने को मिलता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका दो तरह की होती है, नाममात्र की और वास्तविक। संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र व वास्तविक। नाममात्र में राष्ट्रपति होता है और वास्तविक में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। तो देखिए संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और इसमें हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें मंत्रिमंडल संसद या व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तथा कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। तो देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में हम ये सब देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में किस प्रकार हम संसद के प्रति मंत्रिमंडल को उत्तरदायी मानते हैं और किस प्रकार हम संसदीय लोकतंत्र में देखते हैं कि इसमें मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है तथा कार्यपालिका का चयन जो होता है व्यवस्थापिका में से किया जाता है, क्योंकि संसद के जो भी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका में बैठते हैं और उसमें उन्हें विभिन्न विभाग दिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और यदि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिमंडल पूरी तरह से बर्खास्त माना जाता है। तो इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में हम दो तरह की कार्यपालिका देखने को मिलती है और इसमें मंत्रिमंडल की में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हमें देखने को मिलती है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध हमें दिखाई देता है जो कि हम अध्यक्ष शासन व्यवस्था में देखने को हमें नहीं मिलता। कि इसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में हमें संबंध दिखाई देता है कि जो मंत्री जो होते हैं वो मंत्री व्यवस्थापिका में चयनित होकर आते हैं और कार्यपालिका में उन्हें किस तरह से अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, उन्हें मंत्रालय दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच हमें एक संबंध देखने को मिलता है जो कि हमें अध्यक्ष शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। तो देखिए अब हम अध्यक्ष शासन व्यवस्था की बात करते हैं। इसमें
एक तरह की कार्यपालिका होती है, इसमें एक ही तरह की कार्यपालिका पाई जाती है। एक ही तरह की कार्यपालिका पाई जाती है जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तथा इसमें मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो राष्ट्रपति होता है वही वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और इसमें देखते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में हमें जो संबंध संसदीय शासन व्यवस्था में दिखाई देता है वो इस शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में ऐसा कोई संबंध नहीं होता। कार्यपालिका अलग होती है, व्यवस्थापिका अलग होती है, दोनों अपने अपने स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करती हैं। और इसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो इसमें मंत्रियों को नियुक्त करने में भी राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति होती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमें देखने को मिलता है। यदि एक मंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्ष शासन व्यवस्था जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, जो कि हमने अभी समझे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार संसदीय लोकतंत्र है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में हमने अभी बताया कि किस प्रकार से जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। तो देखिए, इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें दिखाई देता है कि इसमें जो है ये उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से जो है जनता प्रभुसत्ता निवास जनता में करती है और जनता सरकार को नियुक्त करती है और उसे पद से हटा भी सकती है। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र में देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है संप्रभुता प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है और जनता जो है सरकार को चुनती है और सरकार को चुनने के बाद में उसे अपने पद से हटा भी सकती है। तो देखिए, इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासन सत्ता का आधार जनता होती है और जनता जो होती है सरकार को निर्वाचित करती है और निर्वाचित करने के बाद में उसे सत्ता से हटा भी सकती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासन का आधार जनता होती है और वास्तविक शक्ति जनता में ही निहित होती है।